बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। और आज दो अहम तरीन ख़बरें हैं। एक है चाइना में एक अहम तरीन इजलास शुरू हो चुका है और अहम तरीन इजलास दो अहम तरीन इजलास जिसमें चाइना की जो आला तरीन क़यादत है, तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली पॉलिटिकल अशराफिया, पॉलिटिकल एलिट्स, वो सब के सब, और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी की सारी क़यादत एक जमा हुई है और ये हर साल जमा होती है। लेकिन इस साल कोरोना के बावजूद उनका ये अहम बैठक हो रही है और उसकी अहम बात ये है कि उन्होंने 2035 में चाइना कैसे दुनिया की वाहिद सुपर ताकत बन जाएगा, इस पे आज उन्होंने 10 मार्च तक ये सेशन जारी रहेंगे। दो बड़े इजलास चाइना के 10 मार्च तक जारी रहेंगे और उसमें उन्होंने 2035 में दुनिया की वाहिद सुपर ताकत बनने का जो हदफ है वो कैसे हासिल करना है, अमेरिका और मगरबी मुल्कों और यूरोप को कैसे पीछे धकेलना है और अपनी जो हाकमियत है, सुप्रीमेसी है, वो कैसे कायम करनी है। ये एक ख़बर है। जब पहले हम करेंगे अफ़गानिस्तान में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ज़रा काइंडली सुन लीजिएगा उसमें, कि अफ़गानिस्तान में डेडलॉक का शिकार था और अमन मुआहिदा ख़तरे में पड़ा हुआ था। फ्रीकैन बदस्तूर तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पे रीजनल प्लेयर्स बहुत एक्टिव हुए हैं। अब उसमें पेशरफ्त हुई है और अब बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी क़यादत ने अफ़गान तालिबान की अस्करी क़ुव्वत के साथ, अस्करी क़यादत के साथ भी बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। सियासी क़यादत के साथ पहले एक अमन मुआहिदा हुआ था और अब दोनों के साथ, सियासी क़यादत के साथ भी, अस्करी क़यादत के साथ भी अब मुलाकातों का सिलसिला और बराह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब सबसे पहले बल्कि दोहा से ही शुरू करते हैं और अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, ज़ल्म खलीलज़ाद, उन्होंने मुलाकात की है दोहा में, और दोहा में मुलाकात की अफ़गान तालिबान रहनुमाओं के साथ। और जो इनखला के मामले पे जो डेडलाइन पैदा हुई है, गैर मुल्की अफ़वाज के मई में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अमन मुआहिदे के तहत जाना है, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं शायद लेट हो जाए, उस पे गुफ्तगू हुई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफ़े के बारे में भी तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन जो अहम तरीन है, ज़ल्म खलीलज़ाद, इससे पहले दोहा से पहले ज़ल्म खलीलज़ाद ने विज़िट किया था काबुल का, अफ़गानिस्तान का, और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई अशरफ गनी साहब से, सदर अशरफ गनी, और जो मफाहमती कौंसल है, सुप्रीम कौंसल है, उसके अब्दुल्ला, उनके साथ हुई थी। फिर एक और भी मुलाकात हुई और वो थी अस्करियत क़यादत के साथ, अस्करियत पसंदों के साथ होने वाले मुज़ाकरात, उस पर भी। ये सारी मुलाकातों के बाद ये पहुँचे हैं दोहा, और उसमें जो तालिबान के जो हैं तर्जुमान मोहम्मद नईम, उन्होंने जो डिटेल बताई उसके मुताबिक ज़ल्म खलीलज़ाद अमरीकी जनरल ने अफ़गानिस्तान में दोहा में अस्करियत पसंदों के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम से मुलाकात की, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी शामिल हैं। तो ये बराह रास्त फ़ौजी क़यादत का फ़ौजी क़यादत से राब्ता। इसमें जो बात है वो ये है कि अमेरिका ने पहले तो अफ़गान तालिबान को एक सियासी क़यादत के तौर पे तस्लीम किया, उनके साथ अमन मुआहिदा किया और उनसे महफूज रास्ता मांगा अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज के इनखला का। अब उनकी फ़ौजी क़यादत को भी तस्लीम कर लिया है असूली तौर पे, क्योंकि मुज़ाकरात उस वक्त किए जाते हैं और अमरीकी जनरल अगर अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदों के साथ और उन अस्करियत पसंदों की टीम के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो दोहा में मुज़ाकरात करते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब पेंटागन जो है बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है अफ़गान तालिबान के साथ
اور اس کی عسکری لیڈرشپ کے ساتھ، تو ان کو بھی تسلیم کر لیا۔ 20-22 سال جن کو دہشت گرد کہا جاتا رہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جاتی رہی اور پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا، تو آج جناب انہی کے ساتھ امریکی فوجی قیادت مذاکرات کر رہی ہے۔ تو بس اتنا ہی، بس آگے اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امن معاہدہ جو ہے افغان طالبان نے اور ان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل کیا جائے اور انخلا کو کسی بھی صورت میں مؤخر نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب انٹرا افغان، پہلے تو اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے، اور اس کے بعد نمبر 2 جب آپ اس بات کو اعلان کریں گے کہ وہ مقررہ وقت پر ہی انخلا ہوگا، اور اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ اور عبوری حکومت۔ اب عبوری حکومت کے معاملے میں اب جو چینجز آئی ہیں وہ آئی ہیں سب سے زیادہ جناب اشرف غنی صاحب، افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک نیا کارڈ کھیلا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے بجائے آپ انتخابات کروائیں فوری طور پہ، جبکہ زلم خلیل زاد یہ کہتے ہیں، انہوں نے افغان رہنماؤں سے بھی کہا اور طالبان کو بھی کہا کہ ایک کثیر الجہتی کانفرنس کے لیے قریب لانے کے بعد عبوری حکومت قائم کرنے کا یہ مشورہ دیا تھا کہ عبوری حکومت قائم کی جائے، اور یہی باقی بھی چاہ رہے ہیں۔ اور عبوری حکومت میں کیا ہوگا؟ عبوری حکومت میں تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام گروپس ہیں، وہ انکلوڈنگ افغان طالبان، ان کو اس میں حصہ ملے گا اور وہ عبوری حکومت اگلے انتخابات کا انعقاد کروائے گی۔ لیکن اشرف غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ فی الفور انتخابات کروا دیے جائیں، اور کیونکہ انتخابات کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں تو غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فی الفور انتخابات کروائے جائیں اور جو بھی جیتے وہ ان کو اقتدار سونپ دیا جائے۔ اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کن کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اشرف غنی صاحب تو ایک کہنا چاہیے کٹھ پتلی ہیں۔ یہ تجویز ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے ہی آئی ہو کہ آپ اپنے منہ سے بیان کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو ڈیڈ لاک ہی یہ پیدا ہوا ہے، اور روس، چائنا، ایران، پاکستان یہ سب اس بات پہ زور دے رہے ہیں۔ امریکی جنرل اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی ہو کے گئے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جی کہ انتقال اقتدار کا واحد ذریعہ عام انتخابات ہیں، اور انہوں نے عالمی برادری سے بھی کہا کہ جناب یہ کام کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور اشرف غنی پہ بھی پریشر اور اندرون ہے، وہ ہیں حزب اسلامی کے سربراہ جناب گلبدین حکمتیار، وزیر اعظم رہ چکے ہیں افغانستان کے۔ انہوں نے بھی یہ مطالبہ دہرایا ہے، اور نہ صرف انہوں نے مطالبہ دہرایا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ امن معاہدے کا احترام کیا جائے اور امن معاہدے پر مکمل طور پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اشرف غنی حکومت سے انہوں نے کہا کہ ملک میں امن بحال کیا جائے، ٹارگٹ کلنگ روکی جائے، اور قومی خزانے میں ہونے والی بدعنوانیوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج پھر ملک گیر ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھا افغانستان کی حد تک آپ کے ساتھ کچھ گفتگو۔ دوسری خبر ہے، بیجنگ سے چائنا سپر پاور بننے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے اس کا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً اس سے پہلے جو وزیر اعظم چائنا کے، انہوں نے اس کا اجلاس کے افتتاحی اجلاس میں جو خطاب کیا وہ انہوں نے کامیابیاں ایک تو بیان کی، اپنی غربت سے عوام کو کیسے نکالا، اور جی ڈی پی 2.3% کا اضافہ ہوا، اور خاص طور پہ کرونا کے باوجود، اور پھر تقریباً 5.5 ملین کو غربت سے نکالا لوگوں کو، اور گزشتہ 5 سال میں چین کی جی ڈی پی 70 ٹریلین یوان سے بڑھ کر اس وقت 100 ٹریلین یوان کی حد پار کر چکی ہے۔ یہ چائنا کی تاریخ کا پہلی دفعہ چائنا کی تاریخ میں ہوا ہے کہ 100 ٹریلین یوان جو ہے وہ حد پار کی ہے، اور
कोरोना के बावजूद। गुज़श्ता साल 70 ट्रिलियन था, इस बार 100 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है। और इसी तरीके से शरह नमू 6% से ज़ायद रहने की उन्होंने तवक्को की ही। लेकिन असल जो ख़बर है वो ये है कि दो अहम इजलास, ये एक तो यही और एक दूसरा, 2 इजलास हैं। इसमें मुल्क की अशराफिया के 5000 अफराद जमा होते हैं, 5000 से ज़्यादा, और ये मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और चीन की इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होते हैं। और आम ज़ुबान में इनको कहा जाता है जी ये 2 बड़े इजलास। और इसमें पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस CPPCC ये है जी इसका मुखफ़्फ़, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अरकान जमा होते हैं और उसमें अगले साल और फिर अगला जो 5 साला मंसूबा है उस पे बात करते हैं। और ये जो 4 से 10 मार्च तक ये इजलास जारी रहने हैं। और इसमें जो असल हदफ है ख़ास तौर पे वो ये है कि 14वें 5 साला प्लान का आगाज़ और 2035 तक चीन को दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनाने का हदफ हासिल करना है। और उसके लिए ख़ास तौर पे इसमें इन इजलासों में अहम कानून साजी, कवायद व ज़वाबित, सरकारी रिपोर्ट्स, और एक और चीज़ भी इसमें है कि अमेरिका, मगरबी ममालिक और यूरोपियन ममालिक इनसे कैसे निपटना है और इनकी तरफ से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको कैसे काउंटर करना है। ये हिकमत अमली, सिर्फ हिकमत अमली नहीं बल्कि अहदाफ का तयन किया जाता है और उनको हासिल करने का तरीक़ाकार और अनाउंसमेंट भी की जाती हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा अमेरिका का जो दर्द सर है और वो यही है कि चाइना को कैसे रोका जाए। रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चाइना आपको मालूम है कि 1 बेल्ट 1 रोड जो इनिशिएटिव है वो ख़ास तौर पे और कई मुल्कों में आबी गुज़रगाहें, तिजारती गुज़रगाहें और ज़मीनी गुज़रगाहें, ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको आगे लेकर बढ़ रहा है और हर मुल्क में कोशिश कर रहा है, हर मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और एक इस तिजारती शहरा को, खा वो आबी है या ज़मीनी है, इस तिजारती शहरा को वो सब मुल्कों को चाइना के साथ जोड़ रहा है। माली मफादात, मुआशी मफादात, मुआशरती मफादात सबको अपने साथ मुंसलिक कर रहा है और ये अमेरिका के लिए काफ़ी ख़तरे की घंटी है। फिर इसमें जी क्या होता है, आला तरीन मुशावरती इदारा है CPPCC, और इसमें कम्युनिस्ट जमात के मंदुबीन के अलावा 2200 अरकान दीगर जमातों और समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ शोबे हैं, सब के सब आते हैं। तिजारत है, खेल है, साइंस है, सकाफ़त है, ये सब के सब। और फिर तमाम सूबों, खुद मुख्तार इलाकों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जो म्यूनिसिपल इदारे हैं, हांगकांग और मुकाओ इंतज़ामी के ख़ित्तों और मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 जो हैं डेप्यूटीज़ या मंदुबीन शिरकत करते हैं। तो ये एक है इनका हदफ और तवक्को क्या की जा रही है, हदफ क्या है इनका। इनके अहदाफ में वही जो मैंने आपको बताया कि 2035 के अहदाफ को कैसे अचीव करना है। और ख़ास तौर पे इसमें जो टेक्नोलॉजी के मामले में, ख़ास तौर पे ये टेक्नोलॉजी में जिद्दत और ख़ुद इन्हसारी और दूसरे मुल्कों तक असर व रसूख हासिल करना, दूसरे मुल्कों के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करना और उनको अपने साथ मुंसलिक करना, और अमेरिका और मगरबी ममालिक का असर व रसूख ख़त्म करना, ये ख़ास तौर पे इसमें अहदाफ हैं। और उसमें एक और टारगेट भी है, और वो टारगेट है कि हांगकांग का मसला, हांगकांग में लाइक माइंडेड नहीं बल्कि वो कहते हैं मुहिब्बे वतन लोगों की हुकूमत कायम करना, और मुकाओ के अवाम को हुक्मरान बनाना। ये 2 अहम हदफ जो हैं उसको भी सेट किया जाएगा। इसमें अब चीन के सरकारी ज़राए अबलाग ख़ास तौर पे वो ये बता रहे हैं कि ये गैर मामूली इजलास हैं और चाइना बताएगा पूरी दुनिया को कि सबसे बड़ी ताकत
کون سی ہے۔ یہ خاص طور پہ مضمون لکھے جا رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں اور اپنے اہداف کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اہداف کا تعین تو کیا ہوا ہے، اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اور اس کو لیٹ نہیں ہونے دینا۔ اسی طریقے سے کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان ہیں پیپلز ڈیلی نے 1 مارچ کو جو کالم لکھا، اس میں لکھا جی بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی نگاہوں میں اس سال کے اجلاس کی طے شدہ تاریخوں پر یہ جو ہو رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے کورونا پر مکمل قابو پا لیا ہے اور معیشت بھی اس کی بدستور اوپر رہی۔ ظاہر ہے 70 ٹریلین سے اگر 100 ٹریلین یوان جو ہیں وہ آگے ہدف حاصل ہو گیا ہے تو کرونا نے چائنا کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور ساؤتھ چائنا مارننگ جو کہ چائنا کا سرکاری ہے جی ادارہ، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں محب وطن عناصر کو برسر اقتدار لانا بھی اس اجلاس کا ہدف ہے اور اس اجلاس میں فائنل کیا جائے گا کہ چائنا میں ہانگ کانگ میں محب وطن عناصر آ جائیں۔ تو اگر آپ ہانگ کانگ اور کے معاملے میں جو اس وقت چل رہا ہے مغربی ممالک کے درمیان اور چائنا کے درمیان جو جھگڑا، تو اگر وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو چائنا 2035 میں ہر صورت میں دنیا کی واحد بڑی طاقت بننا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ تھی 2 بڑی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔